नमस्कार साथियों, ज्ञानस्थली गुरुकुल के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 28 जुलाई को लिखित में आपत्तियां दर्ज करानी है, तो जो आपत्तियां होंगी उसमें क्या क्या बिंदु हो सकते हैं, उन बिंदुओं पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे बीएड को बाहर नहीं किया जा सकता। देवेश शर्मा ऑर्डर का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन 72,825 और 69,000 भर्ती में भी बीएड वाले पूर्व में चयनित हैं और सेवा में हैं, इस पर चर्चा करेंगे। कुल उपलब्ध सीटें की सच्चाई क्या है, जैसे 1133 सीट एसटी समुदाय की बची हुई हैं। 4500 अभ्यर्थी ज्वाइनिंग नहीं किए काउंसलिंग के बाद भी, इस पर चर्चा करेंगे। सरकार 9000 सीट देने को तैयार है, अपने एफिडेविट में सरकार ने कहा है, इस पर चर्चा करेंगे। और 2000 सीटें फर्जी या विज्ञापन के बाद योग्यता पूर्ण करने वालों की लगभग हैं, तो इस पर चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर 16,500 के आसपास ये सीटें बनती हैं, इस पर चर्चा करेंगे। याचियों को लाभ देने का विकल्प, सरकार चाहे तो याचियों की संख्या व उपलब्ध सीटों का अनुपात निकालकर लाभ देने की बात रख सकती है। इसके लिए कुल याचियों की संख्या को समझना बहुत जरूरी होगा। बिंदु नंबर 4, वर्तमान में कार्यरत अभ्यर्थियों की सेवा सुरक्षा। यूआर श्रेणी के पूर्व चयनित अभ्यर्थियों को सरकार बाहर नहीं करना चाहती है, उनकी कोई गलती भी नहीं है। 4 से 5 वर्ष के बीच से वो सेवा कर रहे हैं। हम भी नहीं चाहते कि वे बाहर हों, शायद सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाहेगा कि वो बाहर हों, इस पर चर्चा करेंगे। 5वां बिंदु, पूरी नई मेरिट बनाने पर होगी बड़ी समस्या। यदि पूरी मूल चयन सूची दोबारा बनती है तो नई मेरिट, नई काउंसलिंग, जिला आवंटन करना होगा। नई काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, जिससे और अधिक समस्याएं बढ़ेंगी। विद्यार्थियों की पढ़ाई को भी नुकसान होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो साथियों, आप देख ही रहे हैं 69,000 भर्ती मामला एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुका है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 28 जुलाई 2026 तक सभी पक्षों को सरकार के रीविजिट एफिडेविट के विरोध में अपना लिखित सबमिशन दाखिल करने का समय दिया गया है या आपत्तियां दर्ज कराने का समय दिया गया है। यही वह चरण है जहां सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों और कानूनी आधारों की गहराई से समीक्षा होगी। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अधिवक्ता विस्तार से अपनी बात रखेंगे। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं संभावित कानूनी पहलुओं का अध्ययन करेंगे। यह चर्चा उपलब्ध दस्तावेजों और अब तक के सामने आए तथ्यों के आधार पर आधारित है। तो साथियों, बिंदु नंबर 1, बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने का मुद्दा। लिखित आपत्तियों में बीएड अभ्यर्थियों का विषय एक बार फिर प्रमुख रूप से सामने आएगा। कुछ पक्ष देवेश शर्मा मामले का उल्लेख करते हुए यह तर्क रखने का प्रयास करेंगे कि इस भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को लाभ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन दूसरी ओर यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि 72,825 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती दोनों में बड़ी संख्या में बीएड अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और वे वर्षों से विद्यालयों में सेवा भी दे रहे हैं। इसलिए यह कहना कि अब केवल एक निर्णय के आधार पर सभी बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाए या इस आदेश के बाद बीएड अभ्यर्थियों को न लिया जाए, इतना सरल विषय नहीं है। लिखित बहस में यह भी रखा जाएगा कि किसी भर्ती में पहले से चयनित और कार्यरत अभ्यर्थियों की स्थिति को अलग अलग दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे मामलों में न्यायालय सामान्यतः सेवा की निरंतरता, भर्ती की परिस्थितियां और उस समय लागू नियमों को भी ध्यान में रखता है। इसलिए संभावना यही है कि इस विषय पर दोनों पक्ष विस्तृत कानूनी तर्क रखेंगे और यहां इन तर्कों के आधार पर बीएड को बाहर नहीं निकाला जाएगा। इसके बाद बिंदु नंबर 2 क्या हो सकता है, उपलब्ध रिक्त सीटों का वास्तविक स्वरूप क्या है। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है।
सरकार ने अपने एफिडेविट में लगभग 9,000 पदों के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट कर ली है, लेकिन अधिवक्ताओं द्वारा दिए जाने वाले लिखित आपत्तियों में रिक्त सीटों का स्वरूप भी विस्तार से सामने आ सकता है। जैसे लगभग 1133 एसटी वर्ग की सीटें अभी शेष बची हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 4500 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कई बार काउंसलिंग के अवसर मिलने के बाद भी नियुक्ति ग्रहण नहीं की है और सरकार ने उनको फिर जो नई मूल चयन सूची आधी अधूरी दी है उसमें इनको जोड़ लिया है। वहीं ऐसे मामले की भी चर्चा है जिनमें विज्ञापन के बाद योग्यता पूरी करने या अन्य कारणों से लगभग 2000 पद विवादित हो सकते हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की है। मैं दोबारा आपको बता दूं, लगभग 2000 के आसपास ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनके फर्जी दस्तावेज या विज्ञापन के बाद योग्यता पूरी की है, उनको नौकरियों से बाहर कर दिया गया है। तो 2000 के आसपास ऐसी भी सीटें बची हुई हैं। अब इन सभी संभावित रिक्तियों को एक साथ देखा जाए तो इनकी संख्या लगभग 16,500 के आसपास पहुंचती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी लगभग इतनी ही संभावित सीटों का उल्लेख किया था और मैं अब भी आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, अब भी लगभग इतनी सीटें निकल जाएंगी और आप सभी बुद्धिजीवी हैं, आप इसका अनुमान स्वयं लगा लें कि ये सही आकलन है या गलत है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार अपने लिखित सबमिशन में इन सभी श्रेणियों का अलग अलग विवरण प्रस्तुत करती है या नहीं करती है। यदि ऐसा होता है तो न्यायालय के सामने वास्तविक रिक्तियों की स्थिति और अधिक स्पष्ट हो जाएगी और 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित विवाद आसानी से हल हो जाएगा। अब अगले बिंदु पर बात करते हैं याचिकाकर्ताओं को सीमित राहत या याची लाभ देने के बारे में। लिखित आपत्तियों में सरकार एक संतुलित समाधान का पक्ष भी रख सकती है यदि उपलब्ध सीटों की संख्या और प्रभावी याचिकाकर्ताओं की संख्या का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो सरकार यह तर्क दे सकती है कि उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर केवल याचिकाकर्ताओं को ही लाभ देने पर विचार किया जाए। इससे पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा तर्क तभी मजबूत माना जाएगा जब सरकार न्यायालय के सामने यह स्पष्ट कर सके कि कुल प्रभावी याचिकाकर्ता कितने हैं और उपलब्ध रिक्तियां कितनी हैं। यदि दोनों के बीच संतुलन स्थापित होता है तो न्यायालय के समक्ष एक वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत किया जा सकता है जिससे लंबे समय में न्याय की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को इससे राहत मिलेगी और पूरी चयन प्रक्रिया दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि यह केवल एक संभावित कानूनी पक्ष है, अभी इसको स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि याची लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगला बिंदु हो सकता है वर्तमान में कार्यरत अभ्यर्थियों की सेवा की सुरक्षा करना। एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी हो सकता है कि सरकार पहले से कार्यरत अभ्यर्थियों की सेवा सुरक्षा पर विशेष जोर दे। सामान्य वर्ग सहित ऐसे अनेक अभ्यर्थी हैं जो पिछले 4 से 5 वर्षों से विद्यालयों में नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं। इन शिक्षकों की व्यक्तिगत कोई गलती भी नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया, चयनित हुए और सरकार द्वारा नियुक्ति दिए जाने के बाद सेवा शुरू की है। ऐसे में यदि उन्हें सेवा से बाहर किया जाता है तो इसका प्रभाव केवल उन अभ्यर्थियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि विद्यार्थियों की व्यवस्था और विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी पड़ेगा। संभव है कि लिखित सबमिशन में सरकार इसी आधार पर यह पक्ष रखे कि पहले से कार्यरत अभ्यर्थियों को हटाने के बजाय ऐसा समाधान खोजा जाए जिससे पात्र याचिकाकर्ताओं को भी न्याय मिले और वर्तमान व्यवस्था भी पूरी तरह से प्रभावित न हो। अब अगले बिंदु की बात करते हैं। यदि पूरी चयन सूची दोबारा बनाई गई तो क्या स्थिति होगी।
साथियों, यदि न्यायालय यह निर्देश देता है कि पूरी मूल चयन सूची नए सिरे से तैयार की जाए, तो उसके बाद केवल नई मेरिट सूची बनाना ही पर्याप्त नहीं होगा। इसके साथ नई काउंसलिंग, नया जिला आवंटन, श्रेणीवार समायोजन और अनेक प्रशासनिक प्रक्रियाएं दोबारा करनी पड़ेंगी। यह प्रक्रिया हजारों अभ्यर्थियों को प्रभावित करेगी और इसमें काफी समय भी लगेगा। विद्यालयों में पहले से कार्यरत शिक्षकों की स्थिति भी बदलेगी तथा नई नियुक्ति की प्रक्रिया के कारण शिक्षण व्यवस्था भी प्रभावित होने की संभावना है। विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी इसका प्रत्यक्ष असर पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में शिक्षकों का स्थानांतरण या परिवर्तन एक साथ होने की स्थिति बनेगी। इसलिए लिखित सबमिशन में यह पक्ष भी विस्तार से रखा जा सकता है कि यदि कोई ऐसा समाधान संभव हो जिससे पात्र अभ्यर्थियों को न्याय मिल जाए और पूरी भर्ती प्रक्रिया दोबारा करने की आवश्यकता न पड़े, तो वह प्रशासनिक और शैक्षणिक दृष्टि से अधिक व्यवहारिक होगी। साथियों, 28 जुलाई तक दाखिल होने वाले लिखित आपत्तियां इस पूरे मामले की आगे की दिशा तय करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। सरकार का रुख, याचिकाकर्ताओं के तर्क, रिक्त सीटों की वास्तविक स्थिति, सेवा सुरक्षा और संभावित समाधान, इन सभी विषयों पर विस्तार से बहस होने की संभावना है। जैसे ही कोई आधिकारिक दस्तावेज या नई जानकारी हमें मिलेगी, हम उसको आपके सामने स्पष्ट तरीके से लेकर आने का प्रयास करेंगे। साथियों, जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।